हेलो बैंकर्स। तो कैसे आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का जो सेशन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम लोग जेईई के एक इंपॉर्टेंट पेपर एएफएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसलिए आपको इस सेशन को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फाइनल अकाउंट होते क्या है और इसे हम क्यों जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो देखो, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती है उसको हम सिस्टमेटिक मैनर में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और जैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो हम कुछ यहाँ पर अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं जिनसे हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की एक समरी जो है वो प्रिपेयर कर सकें और इस समरी से हम अपने बिजनेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो गेन कर सकें। जैसे कि एग्जांपल के बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर बिजनेस की जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज होती है उसकी समरी जो है वो प्रिपेयर की जाती है और इससे हमें पता लगता है कि बिजनेस की इस समय फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो कैसी है, यानी कि हम फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग है या फिर कितने वीक हैं। ऐसे ही एग्जांपल के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारे जितने भी रेवेन्यूज होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी समरी जो है वो प्रिपेयर की जाती है और उससे हमें पता लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमने कितना प्रॉफिट और लॉस जो है वो कमाया है, यानी कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही है, ठीक है। तो ये जो अकाउंट्स है ना, जो कि हम फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाते हैं ताकि हम अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जान सकें, तो यही अकाउंट आपके फाइनल अकाउंट जो है वो कहलाते हैं, ठीक है। जब हम एक फॉर्म की बात करते हैं तो उसके जो फाइनल अकाउंट्स हैं उसके तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा होता है आपका यहाँ पर बैलेंस शीट, ठीक है। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको बनाया जाता है कंपनी का, फॉर्म का प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए, ठीक है। इससे आपको कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके बारे में पता लगता है और बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, यानी कि हम फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग या फिर वीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चंस की हेल्प से इन्हीं के बारे में जो है वो डिटेल में एक एक करके पढ़ने वाले हैं, इसीलिए आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच अकाउंट इज प्रिपेयर टू शो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा यहाँ पर अकाउंट है जिसे प्रिपेयर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का ग्रॉस प्रॉफिट शो करने के लिए? तो इसका जो आंसर है वो है ट्रेडिंग अकाउंट इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो उससे या तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट का पता लगता है या फिर आपको ग्रॉस लॉस का जो है वो पता लगता है। अब कैसे लगता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर हम थोड़ा ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जान लें तो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर हम लोग कंपनी के जितने भी रेवेन्यूज होते हैं, जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है और जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस होता है उसको समराइज करते हैं, उसकी समरी जो है वो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी गुड्स को सेल कर कर, गुड्स या सर्विस जिसमें वो डील करते हैं उनको सेल कर कर जो भी पैसा जो है वो कमा रही है वो आपका रेवेन्यू कहलाएगा और वो जो रेवेन्यू होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो है वो शो किया जाएगा और क्रेडिट साइड के अंदर जो है वो शो किया जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल, ये एक्सवाइजेड कंपनी है, वो फर्नीचर बनाकर मार्केट में सेल करती है, ठीक है। उसने यहाँ पर 1000 फर्नीचर जो है वो बनाया, उसको मार्केट में सेल किया और उसने जो प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर, मतलब कि जो रेवेन्यू कमाई वो कमाई यहाँ पर 10,000 रुपये, ठीक है। उसकी तो ये जो 10,000 रुपये होगा वो आपका रेवेन्यू होगा और इसे ट्रेडिंग अकाउंट में जो है वो शो किया जाएगा और सिर्फ इस रेवेन्यू को ही हम ट्रेडिंग अकाउंट में जो है वो शो करते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे कोर बिजनेस ऑपरेशन से जो पैसा हम कमाते हैं उसी को सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में जो है वो शो किया जाता है और कोई और पैसा जो रेवेन्यू है उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करते। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? देखो, ये जो गुड्स आपने यहाँ पर सोल्ड की है, जिससे आपने 10,000 रुपये कमाया है, उसकी जो कॉस्ट है उसी को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। जैसे अगर मान के चलिए आपने टोटल जो गुड्स बनाई थी वो यहाँ पर 1100 बनाई थी, जिसमें से आपने यहाँ पर 1000 जो है वो बेच दी, ठीक है। तो जो 1000 रुपये आपने गुड्स बेची उसकी जो कॉस्ट आई थी वो आपको 9000 रुपये जो है वो आई थी। तो ये आपका सीओजीएस जो है वो कहलाता है और इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो है वो शो करते हैं, ओके। उसके बाद बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की। अब देखो, यहाँ पर दो चीजें, एक ग्रॉस प्रॉफिट और एक है ग्रॉस लॉस। अगर आपका जो सेल्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं आपकी कॉस्ट से तो आपको होता है ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे यहाँ पर देखो, हमारा जो
रेवेन्यू है यानी कि जो सेल्स है वो 10,000 है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 9,000 रुपये, यानी कि 1,000 रुपये ज्यादा है हमारी सेल्स, तो 1,000 रुपये आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और अगर इसका ऑपोजिट होगा, जैसे कि ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 9,000 रुपीज है और आपकी जो रेवेन्यू हुई होती है वो 8,000 रुपये हुई होती, तो ये जो 1,000 रुपये होता है ये आपका ग्रॉस लॉस जो है वो कहलाता है। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके रेवेन्यू ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा और अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा है तो आपको लॉस होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो मेनली कंपनी की जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है उसके ऊपर फोकस करता है और उससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होता है उसी को सिर्फ जो है वो रिकॉर्ड करता है। जैसे कि परचेज और सेल ऑफ गुड्स। देखो, जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं, जैसे कि मैं फर्नीचर का यहाँ पर मान के चलिए बिजनेस कर रहा हूँ, फर्नीचर का बिजनेस कर रहा हूँ, तो पहले मुझे इसके लिए कुछ गुड्स को खरीदना पड़ेगा, जैसे कि मुझे रॉ मटेरियल चाहिए होगा तभी तो मैं काम कर पाऊंगा, जैसे मुझे लकड़ियां यहाँ पर चाहिए होंगी। ठीक है, तो ये जो आप रॉ मटेरियल को परचेज कर रहे हो, उसके बाद फर्नीचर को बनाकर फर्नीचर की जो सेल कर रहे हो, इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उन्हीं को हम ट्रेडिंग अकाउंट में जो है वो शो करते हैं, यानी कि जो हमारा कोर बिजनेस ऑपरेशन है। और इसके अलावा कोई एक्टिविटी है जैसे कि किसी एसेट को सेल करना है ना, कोई रेंट रिसीव हुआ है, तो उसे आप रिकॉर्ड नहीं करते हो। और ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये हमें बताता है कि कंपनी जो है अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन से कितना पैसा जो है वो कमा रही है। कोर बिजनेस ऑपरेशन जो उसका मेन बिजनेस है, जैसे अगर मेरी बात करो तो मैं अगर फर्नीचर बनाकर मार्केट में सेल करता हूँ तो मेरा कोर बिजनेस ऑपरेशन क्या है, फर्नीचर को बनाना और मार्केट में सेल करना। तो इस ऑपरेशन से जो मैं पैसा कमाता हूं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो है वो शो होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेडिंग। अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का यहाँ पर क्या मतलब होता है। ठीक है, देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन या फिर गुड्स और सर्विसेज को एक्वायर करने के साथ जो है वो रिलेटेड होते हैं। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, मान के चलिए मैं बिजनेस करता हूं फर्नीचर बनाकर मार्केट में सेल करने का। ठीक है, अब देखो फर्नीचर को बनाने के लिए मुझे मुझे पहले रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो मैं लकड़ियां यहाँ पर जो है वो खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो रॉ मटेरियल पे मैंने मान के चले 10,000 रुपये जो है वो खर्च किए। उसके बाद लकड़ियों से जब मैंने फर्नीचर बनाई, यानी कि जब हमने प्रोडक्शन की, तो मैंने 10,000 रुपये और यहाँ पे जो है वो खर्च किए। तो ये 10,000 रुपये और ये 10,000 रुपये ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली जो एक्सपेंसेस रिलेटेड है, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आपने डायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए किए हैं या फिर उसको एक्वायर करने के लिए किए हैं, तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो कहलाएगा। अब कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस की एग्जांपल अगर मैं दूं तो मार्केटिंग के ऊपर, देखो मार्केटिंग करनी ये जो एक्सपेंस है वो एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं है और ना ही गुड्स और सर्विसेज को एक्वायर करने से रिलेटेड है, तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो कहलाएगा। और ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही इंक्लूड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और बाकी एक्सपेंसेस को नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ इज द ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट को हम कैसे जो है वो कैलकुलेट करते हैं, तो इसका जो आंसर है वो ये रहा, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी कि जब आप अपने नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देते हो तो ये आपका निकल कर आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपका निकल कर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब इसे हम प्रैक्टिकली यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो करना सीखेंगे। तो देखो आपकी जो परचेजेस हैं वो मान के चलिए 24,000 है, कैरेज इनवर्ड जो है वो 20,000 की है, वेजेस आपकी 10,000 रुपये है, सेल जो है वो 50,000 रुपये की, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 9,000 रुपीज़ की है और इससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस जो है वो निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो चाहिए होगी नेट सेल्स और एक चाहिए होगा आपको COGS, दो चीज़ें चाहिए। ठीक है, आप जब नेट सेल्स में से COGS को माइनस कर दोगे तो जो डिफरेंस होगा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम नेट सेल्स की बात करें तो आपके पास सेल्स जो गिवन है वो गिवन है यहाँ पर 50,000 रुपये, और कोई अगर सेल्स रिटर्न नहीं है तो इट मीन्स कि ये जो नेट सेल्स है वो आपकी यहाँ पर 50,000 रुपये की ही है। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमने निकाल ली, अब हमें निकालनी यहाँ पर COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कैसे यहाँ पर निकलेगी, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या है, ध्यान से देखना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, तो मैंने आपको बताया था कि जो COGS है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो गुड्स आपने सोल्ड कर दिया उसकी कॉस्ट। तो सारी चीजें हमने ऐड की हैं पर जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे हमने माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि ये जो गुड्स हैं वो सोल्ड नहीं किए। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है कि जो स्टॉक आपके पास बच गया है, तो इसीलिए हम इसको माइनस करें, बाकी सभी चीजों को ऐड करें। ठीक है,
तो अगर हम ओपनिंग स्टॉक की बात करें तो ओपनिंग स्टॉक तो हमारे पास कोई भी गिवन नहीं है, जीरो है, ठीक है। कैरीज इनवर्ड यानी कि नेट परचेजेस जो है वो 24,000 के, क्योंकि कोई हमारे पास परचेज रिटर्न भी यहाँ पर नहीं है। परचेज रिटर्न आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, ये एक तरह का आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड क्या होता है? जब आप रॉ मटेरियल को परचेज करते हो और उसको अपने बिजनेस प्लेस तक ले आने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस आपने पे किया होता है वो आपका कैरेज इनवर्ड होता है, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। उसके बाद जो वेजेस है वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है 10,000 पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्लोजिंग स्टॉक जो कि है 9,000 पे। अब इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें, इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें तो ये आपका आ रहा है 24,000 आपकी परचेजेस हो गई। उसके बाद 30,000 पे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, माइनस करना है 9,000 पे, तो ये आपका यहाँ पर सीधा सीधा 45,000 आ जाएगा। सीओजीएस कितना आ गया? 45,000। और इसका जो डिफरेंस है वो आपका यहाँ पर 5,000 पे, तो 5,000 ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपका निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आप ग्रॉस प्रॉफिट को निकाल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं। अब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास 10,000 पे है, परचेजेस आपके पास 24,000 के हैं, कैरेज इनवर्ड आपके 20,000 पे के हैं, कैरेज आउटवर्ड 10,000 पे के हैं, वेजेस 10,000 पे के हैं, सेल्स 2,000 के, परचेज रिटर्न गिवन है 4,000 पे, सेल्स रिटर्न गिवन है 2,000 पे, सैलरीज गिवन है 10,000 पे, और हमें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस जो है वो निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो हमारा सेम ही रहेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले अगर हम नेट सेल्स निकाल लें तो वो कितना होगा? देखो हमारे पास सेल्स कितनी है, अगर आप यहाँ पर सेल्स देखो तो सेल्स है 82,000 की, ठीक है। उसमें से अगर आप सेल्स रिटर्न 2,000 पे माइनस कर दोगे ना तो आपका नेट सेल्स जो है वो निकल कर आएगा। सिंपल सी बात है, जो आपकी टोटल सेल्स है उसमें से जो सेल्स रिटर्न है उसे माइनस कर दोगे तो नेट सेल्स आ जाएगा। तो आपका जो नेट सेल्स आ जाएगा वो सीधा सीधा 80,000 पे जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको सीओजीएस निकालना है। सीओजीएस को निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को ऐड कीजिए 10,000 पे ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद आपको जो परचेजेस है वो नेट परचेजेस लेनी है। तो देखो आपके पास परचेजेस गिवन है 24,000 के, पर साथ के साथ आपको परचेज रिटर्न भी गिवन है 4,000 के, तो यानी कि परचेज रिटर्न को माइनस करो, नेट परचेजेस आपके पास आ जाएंगी 20,000 की, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो कैरेज इनवर्ड है 20,000 पे के, ठीक है। उसके बाद वेजेस है यहाँ पर 10,000 पे के, ठीक है। यही सिर्फ हमारे दो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो 30,000 पे आपको यहाँ पर जो है वो ऐड करने। अब हमने कैरेज आउटपुट क्यों नहीं लिया? कैरेज आउटपुट क्या होता है अगर मैं इसको थोड़ा सा बताऊं तो, जब आप प्रोडक्ट को बना लेते हो और उसको सेल करते हो, और सेल करने के लिए आप अपने बिजनेस प्लेस से गुड्स को उस पर्सन या फिर कंपनी तक पहुंचाते हो जिसको आपने सेल की थी, तो आपने जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पे किया था वो आपका कैरेज आउटपुट होगा। तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सैलरीज भी ऐड नहीं की है, क्योंकि जो सैलरीज होती है वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है, ठीक है। सैलरीज का मतलब है जो इंप्लॉयज हैं जो ऑफिस में बैठकर काम करें उनको हम यहाँ पर जो है वो सैलरीज पे करें, तो ये दोनों इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे, इसीलिए हमने इसको ऐड नहीं किया। तो डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे 30,000 पे ही होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की बात करें, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारे यहाँ पर कितना गिवन है? कैरेज आउटपुट, वेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास गिवन नहीं है तो उसे जीरो मान लीजिए। तो ये आपका सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, तो ये आपका 60,000 पे जो है वो आ जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर 60,000 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 20,000 पे जो है वो आ जाएगा, सीधा सीधा 20,000 पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको अगर ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब पता है और कैसे क्या क्या चीजें उसमें रिकॉर्ड की जाती है वो पता है तो आप आसानी से ग्रॉस प्रॉफिट को निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफर्ड इन विच अकाउंट? जो हमने यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस जो है वो कैलकुलेट किया है तो उसे हम किस अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर करते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट लॉस आता है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड में आ जाता है, और अगर ग्रॉस लॉस है तो वो आपका डेबिट साइड में जो है हम रिकॉर्ड करते हैं। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है क्या, इसको थोड़ा सा अगर हम समझ लें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर बिजनेस से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर एक्सपेंसेस होते हैं,
ठीक है, और जितने भी यहाँ पर रेवेन्यूज होते हैं उनकी समरी जो है वो प्रिपेयर की जाती है। कहने का मतलब क्या है कि एक बिजनेस के अंदर जितने भी यहाँ पर एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज है उसको हम इस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, और इससे हमें नेट प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता लगता है कि हमने एक्चुअल में कितना प्रॉफिट और लॉस जो है वो कमाया है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे सारे एक्सपेंसेस जो है वो आ जाते हैं, जितने भी हमने किए होते हैं, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, नॉन ऑपरेटिंग हो, सारे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि पर्पस क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करने का। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्यों प्रिपेयर करते हैं, हमारा पर्पस क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है टू अस्टेन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ अ बिजनेस। तो हम अगर बिजनेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो है वो बनाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। तो अब हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट जो है वो करना सीखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 50,000 रुपए, रेंट रिसीव है 10,000 रुपए के, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी है 10,000 रुपए के, इंटरेस्ट जो पे किया गया है लोन के ऊपर वो 5,000 रुपए है, डोनेशन है 2,000 रुपए का, स्टेशनरी पे 5,000 रुपए खर्चा किया गया है, सैलरीज और वेजेस खर्चा किया गया है 20,000 रुपए, और अब हमें नेट प्रॉफिट और लॉस जो है वो निकालना है। तो कैसे निकलेगा? देखो, मैंने आपको बताया कि अगर आपको नेट प्रॉफिट और लॉस जानना है तो आपको टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करना पड़ेगा। ये सिंपल सा आपका यहाँ पे जो है वो फंडा है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो गिवन है, तो अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन हो तो उससे आप ना बहुत आसानी से नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसे आपको माइनस करना है, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसे ऐड कर देना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया था, जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ यहाँ पर रिलेटेड नहीं होती है। ठीक है, जैसे मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग पे जो खर्च किया है, सैलरीज पे जो खर्च किया है, स्टेशनरी पे जो खर्च किया है। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है? ऐसी इनकम जो कि हमारे कोर बिजनेस ऑपरेशन के साथ रिलेटेड नहीं है। जैसे अगर मैं फर्नीचर बनाकर मार्केट में सेल करने का बिजनेस जो है वो करता हूँ, फर्नीचर बनाकर मार्केट में सेल करने का बिजनेस करता हूँ, और मैंने यहाँ पर एक एसेट जो है वो सेल कर दी जिसके ऊपर मुझे 10,000 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, यानी कि इनकम हुई। तो ये जो इनकम है ये आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा, क्योंकि ये हमारे कोर बिजनेस ऑपरेशन से हमें रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे बना है उसको थोड़ा सा अगर मैं समझा दूं तो देखो, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है। ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो इसमें से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं और सिर्फ जो कोर बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं उनको ऐड करते हैं। सिंपल भाषा में कहूं तो आप जब ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो तो उसके अंदर दो चीजें आप कंसीडर करते हो, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हुए होते हैं, ठीक है, यानी कि सीओजीएस, और जो भी आपके कोर बिजनेस ऑपरेशन से आपको रेवेन्यू जो है वो रिसीव हुए होते हैं, है ना। तो पर जब आपको नेट प्रॉफिट चाहिए होता है तो आपको सारे एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं और सारे रेवेन्यू चाहिए होते हैं। इसीलिए जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो कि पहले ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस नहीं किए गए हैं उसको माइनस कर दीजिए, फिर आपके टोटल एक्सपेंसेस जो है वो माइनस हो जाएंगे, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपने ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड नहीं किया उसको यहाँ पर जो है वो ऐड कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि आपके सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर कवर हो जाएंगे, टोटल एक्सपेंसेस भी कवर हो जाएंगे, टोटल इनकम भी कवर हो जाएंगे, जिससे आपका नेट प्रॉफिट जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट ये बनाओ तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसे माइनस कर दीजिए, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसे यहाँ पर ऐड जो है वो कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 50,000 रुपए का। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसे उसका टोटल निकाल लेते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो इंटरेस्ट जो पे किया गया है लोन के ऊपर 5,000 रुपए का, डोनेशन 2,000 रुपए का, स्टेशनरी 5,000 रुपए का, और सैलरीज और वेजेस 20,000 रुपए के, ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर सैलरीज और वेजेस ये तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ध्यान में देखिए, यहाँ पर सैलरीज और वेजेस एक साथ लिखे हुए हैं और पहले सैलरी वर्ड लिखा हुआ है, तो इसको हम सैलरी ही मानकर चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ऐड कर दें तो 5,000, 2,000, 7,000, 7,000, 12,000, 12,000, 20,000, तो ये आपका लगभग हो जाएगा 12 और 20, ये आपका 32,000 जो है वो हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 32,000 जो है वो हो जाएगा। तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो है 32,000 की। ठीक है, अब आपको जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो ऐड कर दें। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी है? देखो, एक तो रेंट रिसीव हुआ है आपको 10,000 रुपए का, और उसके बाद मशीनरी के ऊपर आपको प्रॉफिट भी है 10,000 रुपए का, यानी कि टोटल निकाले तो वो 20,000 रुपए हो गया। अगर आप ऐड करो तो ये आपका बन जाता है, अगर हम इसको और इसको ऐड करते तो ये 70,000 बन जाता है, और इसमें से अगर 32,000 आप माइनस करोगे तो ये आपका 38,000 प्रॉफिट जो है निकल कर आ जाएगा। 38,000 प्रॉफिट जो है वो निकल कर आ जाएगा। क्लियर है आपको ये वाला क्वेश्चन? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, और कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो। फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। ऑल इज क्लियर? नेक्स्ट,
डैश शोज कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट अ पर्टिकुलर डेट। तो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि हमें कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसके बारे में बताती है। तो इसका जो आंसर है वो है बैलेंस शीट इज अ करेक्ट आंसर। बैलेंस शीट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। देखो ध्यान में रखना है कि जो बैलेंस शीट है वो एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है। जैसे कि एग्जांपल क्या, 31 मार्च हो गया, 31 मार्च हो गया, और 31 मार्च के ऊपर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसके बारे में ये आपको बताएगा कि फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रांग या फिर वीक हो। क्योंकि बैलेंस शीट बनाई जाती है कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटी से, और एसेट्स और लायबिलिटी से आपको पता लग जाएगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या फिर बुरी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पर शेयर होल्डर फंड। ठीक है, शेयर होल्डर फंड क्या होता है? देखो ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बैलेंस शीट का। पहले समझो यहाँ पर शेयर होल्डर्स होते कौन है। तो देखो वो लोग जिन्होंने कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किए होते हैं, शेयर्स को बाय किया होता है, वो यहाँ पर शेयर होल्डर जो है वो कहलाते हैं। और जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ऑनर्स होते हैं। ठीक है, तो एक कंपनी के अंदर कंपनी के जो ऑनर्स है उनका जो भी पैसा लगा हुआ होता है वो आपका यहाँ पर कहलाता है शेयर होल्डर फंड। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका जो भी शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल क्या होता है? कंपनी ने अपने शेयर्स को इशू करके जो भी फंड रेज किए हैं ऑनर से, वो आपका शेयर कैपिटल कहलाता है। और ये पैसा किसका होता है? शेयर होल्डर्स का ही होता है। इसलिए शेयर होल्डर फंड का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो रहता है। ठीक है, शेयर कैपिटल अगर हम बात करें तो इसके अंदर ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये सभी जो है वो आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं आपके रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ये भी आपका शेयर होल्डर फंड का ही हिस्सा होता है। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? तो देखो कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है, एक कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उसका कुछ हिस्सा वो अपने पास रिजर्व करके रख लेती है फ्यूचर के लिए। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए एक कंपनी है, उसने यहाँ पर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया और उसने उसमें से 1 लाख रुपए अपने पास रिजर्व करके रख लिए ताकि वो फ्यूचर में उसे यूज कर सके, अगर उसे जरूरत पड़े तो उसके पास फंड्स अवेलेबल हो। तो ये जो पैसा है वो आपका रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। और एक चीज ध्यान में रखनी, कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उसके ऊपर हिस्सा किसका होता है? उसका जो टोटल हिस्सा होता है वो ऑनर्स का ही रहता है, यानी कि ऑनर्स ही उस टोटल प्रॉफिट के मालिक होते हैं। इसीलिए रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो भी पैसा पड़ा होता है वो ऑनर्स का ही यहाँ पर पैसा रहता है, चाहे कंपनी ने उसे प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उसका रिजर्व करके अपने पास जो है वो रख लिया है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यहाँ पर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स एंड शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, अब ये क्या होता है? देखो कई बार क्या होता है कि कंपनी शेयर्स इशू नहीं करती, वो शेयर वारंट्स इशू कर देती है जिनको हम आगे चलकर शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो शेयर वारंट्स है इससे भी जो भी पैसा है ये भी आपका शेयर होल्डर फंड का ही जो है वो हिस्सा रहता है। और ये जो शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट है ये क्या होता है? तो देखो जब एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो पहले जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं कि हम शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन देते वक्त इन्वेस्टर्स को शेयर का कुछ पैसा जो है वो पे करना पड़ता है कंपनी को। जैसे एक इन्वेस्टर ने 100 शेयर्स को बाय करने के लिए एप्लीकेशन दी है एक का, और उसके ऊपर उसने 2 रुपये जो है वो पे कर दिए हैं हर एक शेयर के ऊपर, तो 200 रुपये उसने कंपनी को जो है वो पे कर दिए हैं। तो ये जो पैसा है ना, ये जो पैसा है वो एप्लीकेशन के वक्त जो है वो आया है। और जैसे एप्लीकेशन आ जाती है तो कंपनी उसके बाद करती है यहाँ पर अलॉटमेंट, कंपनी यहाँ पर करती है अलॉटमेंट। तो अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन आई हुई है, मतलब एप्लीकेशन का पैसा आया हुआ है शेयर्स के ऊपर जिसके अभी तक अलॉटमेंट नहीं किया गया, यानी कि वो अभी तक शेयर होल्डर जो है वो नहीं बने हुए हैं, तो वो सारा पैसा आपका शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट में ही आ जाता है। क्योंकि ये आगे चलकर शेयर होल्डर्स ही बनने वाले हैं तो इसीलिए ये शेयर होल्डर फंड का ही हिस्सा जो है वो रहता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं व्हाट डज शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट सिग्निफाई। ये जो शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट होता है ये क्या सिग्निफाई करता है? तो इसका जो आंसर है ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशंस आई होती है उसकी अभी तक अलॉटमेंट जो है वो नहीं की गई होती है। ठीक है, मतलब कि शेयर्स के लिए इन्वेस्टर्स ने अप्लाई तो कर दिया है पर अभी तक उनको शेयर जो है वो अलॉट नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से वो कंपनी के शेयर होल्डर जो है वो अभी तक नहीं बने हुए। तो इससे जो भी पैसा आता है कंपनी के पास उनको अलग से स्पेसिफाई जो है वो करना पड़ता है बैलेंस शीट के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं लाइबिलिटीज दैट आर जनरली एक्सपेक्टेड टू बी पेड आफ्टर अ ईयर आर नोन एज। ठीक है, तो ऐसी लाइबिलिटीज जो कि यहाँ पर कंपनी को नॉर्मली 1 साल के बाद पे करनी पड़ती है वो आपकी कौन सी लाइबिलिटीज जो है वो कहलाती है? पहले लाइबिलिटीज का मतलब क्या है इसका मतलब समझ लीजिए। ठीक है, लाइबिलिटीज होती क्या है? देखो मान के चलिए एक एक्सवाइजेड कंपनी है, ठीक है, उसने यहाँ पर एक एक्सवाइजेड बैंक से 50 लाख रुपए का जो है वो लोन लिया। ठीक है, और उसकी रीपेमेंट उसे 5 सालों के बाद जो है वो करने हैं। ठीक है,
तो ये जो बैंक है वो एक थर्ड पार्टी है, ये कंपनी की ऑनर नहीं है, ये बेसिकली यहाँ पर क्रेडिटर है। तो ये जो 50 लाख रुपए है वो कंपनी की लायबिलिटी जो है वो कहलाएगी। देखो कंपनी जो है ऑनर के अलावा थर्ड पार्टी से जो भी फंड रेज करते, चाहे लोन के थ्रू, चाहे बॉन्ड्स के थ्रू, चाहे डिबेंचर के थ्रू, वो उसकी जो है वो लायबिलिटी जो है वो कहलाती है। और जो लायबिलिटी होती है वो बेसिकली दो तरीके की होती है, एक यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटीज होती है और एक करंट लायबिलिटीज होती है। ठीक है, तो नॉन करंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज होती है, मतलब कि ऐसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं जिनकी पेमेंट जो है वो 1 साल के बाद जो है वो कंपनी को करनी पड़ती है। जैसे ये जो मैंने एग्जांपल दी थी, कंपनी को 5 साल के बाद जो है यहाँ पर बैंक लोन की पेमेंट जो है वो करनी थी, तो ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर जो है वो आ जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर जो है वो आ जाएगी। ठीक है, एक हमारी करंट लायबिलिटी भी होती है। करंट लायबिलिटी क्या होती है, देखो ऐसी लायबिलिटी जिसकी जो रीपेमेंट है वो कंपनी को 1 साल के अंदर अंदर में जो है वो करनी पड़ती है, वो आपका करंट लायबिलिटी जो है वो कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल में जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, तो अगर कोई कंपनी क्रेडिट पे सामान खरीदती है या फिर सर्विसेज लेती है, जैसे एक्सवाइजेड कंपनी ने 50 साल की जो गुड्स है वो एबीसी कंपनी से क्रेडिट पे खरीदी, जिसकी पेमेंट उसे 3 महीनों के बाद जो है वो करनी। तो ये जो 50 हजार रुपए हैं ये यहाँ पर कंपनी के लिए लायबिलिटी होगी और एबीसी कंपनी आपका क्रेडिटर कहलाएगा। अब इस लायबिलिटी की जो पेमेंट है वो कंपनी को 3 महीनों के अंदर अंदर में करनी है, तो ये आपकी करंट लायबिलिटी जो है वो कहलाएगी। तो कोई भी ऐसी लायबिलिटी जिसकी रीपेमेंट कंपनी को 1 साल के बाद करनी है वो नॉन करंट लायबिलिटी हो गया, और कोई भी ऐसी लायबिलिटी जिसकी रीपेमेंट कंपनी को 1 साल के अंदर अंदर में ही करनी है वो आपकी कहलाती है करंट लायबिलिटीज, वो आपकी कहलाती है करंट लायबिलिटीज। ठीक है, उसके बाद देखो विच कैटेगरी ऑफ एसेट्स प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर। तो एसेट्स की वो कौन सी कैटेगरी होती है जो कि यहाँ पर कंपनी को 1 साल से ज्यादा के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। सबसे पहले अगर हम एसेट्स का मतलब समझे कि एसेट्स बेसिकली यहाँ पर होती क्या है, एसेट्स बेसिकली यहाँ पर होती क्या है, देखो कोई भी ऐसी चीज जिसको कंपनी ओन करती है और वो जो चीज है वो कंपनी को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करने वाली है, तो वो आपकी कहलाती है एसेट्स। जैसे एग्जांपल की एक कंपनी है, एक कंपनी है उसने यहाँ पर एक मशीन बाय की है और मशीन की जो वैलिडिटी है वो 5 ईयर्स है, यानी कि अगले 5 सालों तक ये जो मशीन है वो कंपनी को इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करेगी, क्योंकि कंपनी जो मशीन का यूज करके प्रोडक्शन करेगी और उससे पैसा कमाएगी। ठीक है, तो ये जो मशीन होगी वो कंपनी के लिए एक तरह की क्या होगी, यहाँ पर एसेट जो है वो रहेगी, एक तरह की एसेट जो है वो रहेगी। अभी जो एसेट्स होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है नॉन करंट एसेट्स, ऐसी एसेट जिसका बेनिफिट कंपनी को 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है, वो नॉन करंट एसेट जो है वो कहलाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी है मशीन की, 5 सालों के लिए बेनिफिट देगी यानी कि 1 साल से ज्यादा के लिए, तो ये आपके नॉन करंट एसेट्स के अंदर जो है वो आ जाएगी। उसके बाद ऑन बैलेंस शीट इन्वेंट्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अकाउंट रिसीवेबल्स आर लिस्टेड अंडर विच कैटेगरी। तो इसका जो आंसर है वो है करंट एसेट्स। क्या है आपका यहाँ पर करंट एसेट्स। क्यों, देखो करंट एसेट्स क्या होती है, करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होती है जिनका बेनिफिट कंपनी को 1 साल तक ही मिलता है, यानी कि 1 साल के अंदर में ही जो कंपनी है उसे यूज कर लेती है और उसे कैश में जो है वो कन्वर्ट कर लेती है, वो आपकी करंट एसेट जो है वो कहलाता है। जैसे जो स्टॉक है, इन्वेंट्री है, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जो अकाउंट रिसीवेबल है, वो आपका करंट एसेट की कैटेगरी में ही आ जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम अकाउंट रिसीवेबल की बात करें, अकाउंट रिसीवेबल क्या होते हैं, तो जब आप कोई गुड्स और सर्विसेज को क्रेडिट पे सेल करते हो तो वो आपके अकाउंट रिसीवेबल कहलाता है। जैसे एग्जांपल लिए एक्सवाइजेड कंपनी ने एबीसी कंपनी को 50 साल की जो गुड्स है वो यहाँ पर सेल की है, ठीक है, और इसने कहा है कि 3 महीनों के बाद हम पेमेंट जो है वो कर देंगे, तो ये जो है वो कंपनी के लिए एक तरह की यहाँ पर एसेट जो है वो कहलाएगी, और इस एसेट को कंपनी जो है वो 3 महीने के अंदर में ही कैश में कन्वर्ट कर लेगी, यानी कि कैश जो है वो रिसीव कर लेगी, तो ये आपकी करंट एसेट्स के अंदर जो है वो आ जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की यहाँ पर बेसिक इक्वेशन जो है वो क्या रहती है, तो देखो आपने कई बार देखा होगा बैलेंस शीट की जो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज, और इसी से हम एक यहाँ पर बेसिक इक्वेशन जो है वो बैलेंस शीट की जो है वो बनाते हैं। वो कौन सी है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी कि कंपनी की जो एसेट्स होंगी, कंपनी की जो एसेट्स होंगी वो हमेशा कंपनी की कैपिटल और लायबिलिटीज के इक्वल ही यहाँ पर जो है वो रहने वाली है। जहां पर लायबिलिटीज बेसिकली क्या है, तो ये है शेयर होल्डर फंड, जिसको हम यहाँ पर बेसिकली इक्विटी भी जो है वो कहते हैं। लायबिलिटीज क्या है, तो ये वो सारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं जिनकी पेमेंट कंपनी को थर्ड पार्टीज को जो है वो करनी है ऑनर्स के अलावा। ठीक है, तो देखो कंपनी के पास चाहे कैपिटल के थ्रू पैसा है चाहे लायबिलिटीज के थ्रू पैसा है, ठीक है, वो बेसिकली एसेट्स के हमेशा इक्वल रहेगी। क्यों, क्योंकि देखो कंपनी के पास जो भी पैसा है
उससे वो एसेट्स को ही यहाँ पर बाय जो है वो करने वाली। जैसे अगर मान के चलिए कंपनी ने कैपिटल अरेंज की 50,000 पे, ठीक है, और लाइबिलिटीज अरेंज की 70,000 पे मान के चलिए, और कंपनी ने इससे यहाँ पर क्या किया, 1 लाख रुपए की एक मशीन जो है वो बाय कर ली, ठीक है, और बाकी का जो 20,000 पे उसको कैश फॉर्म में रख लिया। तो आप देखोगे कि ये आपकी एसेट्स हो गई, ठीक है, 1 लाख की मशीन और 20,000 पे आपका कैश। तो ये आपके 1,20,000 रुपए की जो कैपिटल लाइबिलिटीज है उसके इक्वल ही रहेगा। और इसी इक्वेशन से आप दो और इक्वेशन बना सकते हो। वो कौन सी दो इक्वेशन होती हैं? तो पहली देखो, कैपिटल, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है, यानी कि अगर आप एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर दोगे तो आपकी कैपिटल निकल कर आ जाएगी। और इससे आप एक और इक्वेशन बना सकते हो, वो होता है लाइबिलिटीज, एक से, ये आपका है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। ये दो और इक्वेशन जो है आप आसानी से बना सकते हो इस इक्वेशन की हेल्प से, पर जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है वो यही होती है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। क्लियर है? कोई डाउट हो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। अब इसके बेस पर एक क्वेश्चन देखिए, कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 40,000, लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी इज 20,000, व्हाट आर द टोटल एसेट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की जो कैपिटल है वो 40,000 रुपए की है और जो लाइबिलिटीज है वो 20,000 रुपए की है। अब हमें टोटल एसेट जो है वो कंपनी के निकालने हैं, तो वहां पर आपको फॉर्मूला लगाना है, जो बैलेंस शीट इक्वेशन है वो वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। एसेट इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, कैपिटल प्लस यहाँ पर लाइबिलिटीज, ठीक है। तो कैपिटल आपकी कितनी है, 40,000 रुपए की है, और जो आपकी लाइबिलिटीज है वो 20,000 रुपए की। तो टोटल करेंगे अगर है तो ये आपका 60,000 रुपए जो है वो हो जाएगा। तो टोटल एसेट्स आपकी कितनी है यहाँ पर, 60,000 रुपए। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 60,000 रुपए का करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो चेंज कर दें, हम मान के चलिए यहाँ पर बना देते हैं कि हमारे पास एसेट जो है वो गिवन नहीं है, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास मान के चलिए कैपिटल जो है वो गिवन नहीं है, और जो एसेट्स गिवन है वो आपके पास 60,000 रुपए गिवन है, और उससे आपको, और लाइबिलिटी जो है वो 20,000 रुपए गिवन है, और उससे आपको कैपिटल निकालनी हो। तो वो कैसे निकालोगे? तो एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि अगर आपको कैपिटल निकालनी है तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, जो आपकी एसेट्स हैं उसमें से लाइबिलिटीज को जो है वो माइनस कर दीजिए, एसेट्स में से लाइबिलिटीज को जो है वो माइनस कर दीजिए। तो एसेट्स आपकी कितने हैं यहाँ पर, 60,000 रुपए की है, और उसमें से 20,000 रुपए जो लाइबिलिटीज उसको यहाँ पर माइनस कर दीजिए। तो 40,000 रुपए, देखो ये जो 40,000 रुपए था ये आपका निकल कर आ गया है, ये आपका कैपिटल जो है वो कहलाएगा, कैपिटल जो है वो कहलाएगा, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक इक्वेशन क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व जो है वो कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट एक और देखते हैं क्वेश्चन। रोहन started a business, Rohan Mills, with 50,000 and purchases goods worth 20,000 on credit and deposited 10,000 in the bank account. What is the balance sheet equation of this company? तो इस कंपनी की बैलेंस शीट इक्वेशन क्या बनेगी वो हमने यहाँ पर बनानी है, ठीक है। तो आंसर तो हम देख लेंगे, हम खुद से यहाँ पर पहले बैलेंस शीट इक्वेशन को बनाते हैं। देखो रोहन ने जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो उसकी जो कैपिटल हुई होगी, ठीक है, उसकी जो कैपिटल आई होगी, ठीक है, और यहाँ पर बिजनेस में कैश आया होगा, कितना कैपिटल है, वो है 50,000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद कंपनी के पास कैश कितना आएगा, यहाँ पर 50,000 रुपए का। उसके बाद देखो एक और हुआ कि गुड्स जो है वो 20,000 रुपए क्रेडिट पे खरीदी होगी। तो जब 20,000 रुपए क्रेडिट पे खरीदी होगी तो कंपनी की लाइबिलिटी जो है वो 20,000 रुपए से इंक्रीज हुई होगी, लाइबिलिटी जो है 20,000 रुपए से इंक्रीज हुई होगी। साथ के साथ 20,000 रुपए से जो कंपनी का जो स्टॉक है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो गया होगा, ठीक है। स्टॉक हमारे पास आया और लाइबिलिटी जो है 20,000 रुपए से इंक्रीज हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 10,000 रुपए बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दिया, यानी कि 50,000 रुपए में से निकाल कर 10,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, यानी कि बैंक हमारा एक न्यू एसेट क्रिएट हो गया 10,000 रुपए से। और साथ के साथ हमारा जो 50,000 रुपए से कैश बैलेंस है वो 40,000 रुपए जो है वो रह गया। तो अगर हम इससे अब बैलेंस शीट इक्वेशन बनाएं तो कैपिटल आपकी 50,000 रुपए है जो हमने यहाँ पे लिखा है, लाइबिलिटीज आपकी 20,000 रुपए है, ऐड कर दीजिए। उसके बाद कैश बचा है 40,000 रुपीज, जो स्टॉक बचा है वो 20,000 रुपए का है, और जो बैंक है वो आपका यहाँ पर 10,000 रुपए का है, ठीक है। क्लियर है आपको यहाँ तक? कोई डाउट हो तो ये हमने बेसिकली यहाँ पर बैलेंस शीट इक्वेशन जो है वो बना ली है। तो अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है बैंक ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। क्या है बैंक ऑडिट एंड इंस्पेक्शन?
तो इसका अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखो तो इससे आपको बैंक ऑडिट का जो मीनिंग है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखो बैंक ऑडिट क्या है? बैंक ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ बैंक फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल्स बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक ऑडिट? देखो बैंक ऑडिट के अंदर होता क्या है, तो बेसिकली बैंक के जितने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, उनका हम एग्जामिनेशन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। और ये जो एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन है वो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो है वो करता है। तो बैंक ऑडिट का मेन पर्पस क्या होता है? तो जो मेन पर्पस होता है वो होता है इंश्योरिंग एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, कंप्लायंस इन द बैंक फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कंट्रोल एंड ऑपरेशन। ठीक है, तो बैंक ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ये हम पता लगा पाए कि जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, ऑपरेशंस हैं, जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं, वो एक्यूरेट है या फिर नहीं है, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। साथ के साथ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको यहाँ पर बैंक के द्वारा फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इस चीज का पता लगाने के लिए भी हम बैंक ऑडिट जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इंश्योरिंग एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, कंप्लायंस द बैंक फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कंट्रोल एंड ऑपरेशंस, ये यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव होता है बैंक ऑडिट का। नेक्स्ट बात करते हैं, हु टिपिकली अंडरटेक्स इंटरनल ऑडिट इन अ बैंक। तो इंटरनल ऑडिट को कौन यहाँ पर बैंक के अंदर परफॉर्म करता है? सबसे पहले यहाँ पर इंटरनल ऑडिट होता है क्या, उसका मतलब समझ लेते हैं। तो देखो, इंटरनल ऑडिट एक वॉलंटरी ऑडिट होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन खुद करवाती है। जैसे मान के चलिए एक एक्सवाइजेड बैंक है, ठीक है, उसने खुद से अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसके यहाँ पर चेकिंग कराई, एग्जामिनेशन करवाई, ठीक है, ताकि वो खुद जान सके कि उसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो यहाँ पर एक्यूरेट है या फिर नहीं है, किसी भी तरह का फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, और जो हमारे इंटरनल कंट्रोल है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका इंटरनल ऑडिट जो है वो कहलाता है। ठीक है, और ये वॉलंटरी होता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन खुद करवाती है, कोई कहता नहीं है इसे करने के लिए। और ये जो इंटरनल ऑडिट है इसे कौन परफॉर्म करता है? तो बैंक का खुद का जो स्टाफ होता है जिसको ऑडिटिंग की अच्छी खासी नॉलेज होती है, वो यहाँ पर इंटरनल ऑडिट को जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज द फोकस ऑफ रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। तो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का मेन फोकस यहाँ पर क्या रहता है? देखो, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट क्या है? ये एक न्यू अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच है ऑडिटिंग करने की। ठीक है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट के अंदर होता क्या है? तो सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो बैंक है, उसमें वो कितना रिस्क जो है वो फेस कर रही है, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर रिस्क ज्यादा है और कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहां पर रिस्क कम है, ताकि उस रिस्क को प्रॉपरली मैनेज किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरह का लॉस ना हो। तो मेन फोकस जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का होता है वो यही होता है कि बैंक के अंदर जो भी यहाँ पर रिस्क वगैरह है उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उनको यहाँ पर असेस जो है वो किया जा सके, ताकि उसको टाइमली मैनर में मैनेज जो है वो किया जा सके। ठीक है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट की खासियत क्या है? तो ये रिस्क के अकॉर्डिंग जो है वो ऑडिटिंग करता है। जैसे मान के चले एक्सवाइजेड बैंक है, ठीक है, इसके यहाँ पर 4 एरियाज है, ए बी सी और डी। तो डी के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क जो है वो बैंक फेस कर रहा है और ए के अंदर बहुत ही कम रिस्क जो है वो फेस कर रहा है। तो जो ऑडिटिंग एक्टिविटीज है वो रिस्क के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किए जाएंगे, यानी कि जो हमारा डी एरिया है वहां पर ज्यादा फोकस किया जाएगा ऑडिटिंग के अंदर, यानी कि ऑडिटिंग के ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज जो है वो यूज किए जाएंगे एरिया डी के अंदर। ठीक है, और ए के अंदर हम कम रिसोर्सेज का यहाँ पे यूटिलाइज जो है वो करेंगे, यानी कि रिस्क के अकॉर्डिंग हम ऑडिटिंग जो है वो परफॉर्म करेंगे। यानी कि जहां पर ज्यादा रिस्क होगा वहां पर हम ज्यादा ध्यान देंगे, जहां पर कम रिस्क होगा वहां पर हम कम ध्यान देंगे, ताकि ज्यादा रिस्क के एरियाज को हम अच्छे तरीके से मैनेज जो है वो कर पाए। ठीक है, उसके बाद देखो, when was the risk based internal audit system introduced in the scheduled commercial bank। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के अंदर रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट को कब यहां पर इंट्रोड्यूस जो है वो किया गया था? तो इसका जो आंसर है वो है दिसंबर 27 2002 इज द करेक्ट आंसर। तो आरबीआई ने एक वाइड सर्कुलर जारी किया था जिसके अंदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को कहा गया था कि आपको रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट को जो है वो परफॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद देखो, व्हाट डज इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट इवैल्यूएट। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट है वो क्या चीज यहाँ पर इवैल्यूएट करते हैं? सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है ये समझ लीजिए। देखो, आजकल जो कंपनीज है, आजकल जो बैंक्स हैं, वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी बैंकिंग फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करना हो, सभी जगह पे आईटी टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो किया जाता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट है इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि हमारे जो बैंक के जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, प्रोसेसर है, कंट्रोल्स है, उनकी एग्जामिनेशन की जा सके, इवैल्यूएशन किया जा सके और पता लगाया जा सके कि जो आईटी सिस्टम है बैंक का वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, कोई यहाँ पर वीकनेस तो नहीं है, कोई वल्नरेबिलिटीज तो नहीं है जिसकी वजह से बैंक को आगे चलकर यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो वल्नरेबिलिटीज, रिस्क को फाइंड आउट करना इसका मेन पर्पज जो है वो होता है।
उसके बाद देखो द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट इज, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का प्राइमरी पर्पस यहाँ पर जो है वो क्या रहता है, तो प्राइमरी पर्पस होता है आइडेंटिफाइंग रिस्क, वल्नरेबिलिटीज और वीकनेस इन द आईटी सिस्टम। ठीक है, तो जो बैंक का जो आईटी सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या रिस्क हैं, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, क्या क्या वीकनेस है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट को जो है वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद देखो टू प्रमोट कंसिस्टेंसी इन रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिसेस, बैंक्स आर एडवाइज्ड टू कंसीडर इनकॉर्पोरेटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय। ठीक है, तो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करने के लिए, उसके अंदर कंसिस्टेंसी लाने के लिए बैंकों को एडवाइस किया गया है कि वो यहाँ पर जो बेसिल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर है उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो उन्होंने स्टैंडर्ड्स यहाँ पर ऑडिटिंग के इशू किए हैं, उसको जो है अडॉप्ट करें ऑडिटिंग करते वक्त, यानी कि उनको फॉलो करें ताकि ऑडिटिंग के अंदर कंसिस्टेंसी जो है वो आ सके। उसके बाद देखो डैश रेफर्स टू एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड अदर ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन इन रियल टाइम और ऑन रेगुलर बेसिस। तो इसका जो आंसर है वो कनकरेंट ऑडिट जो है वो करेक्ट आंसर है। देखो कनकरेंट ऑडिट के अंदर जितने भी यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है और जो ऑपरेशन एक्टिविटीज है उसको रियल टाइम बेसिस पे जो है एग्जामिन जो है वो किया जाता है, इवैल्यूएशन की जाती है। मतलब जैसे जैसे ट्रांजैक्शन अकर होती है उसी टाइम हम उसको चेक करते रहते हैं कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो सही है या फिर नहीं है। ठीक है, यानी कि जो ऑपरेशंस हैं जैसे जैसे परफॉर्म किए जाते हैं वैसे वैसे उनकी चेकिंग की जाती है, एग्जामिनेशन की जाती है कि जो ऑपरेशंस है वो सही तरीके से परफॉर्म किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। और इस तरह की एग्जामिनेशन जहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और ऑपरेशनल एक्टिविटीज को रियल टाइम बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे एग्जामिन एवल्यूएशन किया जाता है, तो इस तरह के ऑडिट को हम कनकरेंट ऑडिट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विच टाइप ऑफ ऑडिट इवैल्यूएट्स असेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस। तो किस तरह की यहाँ पर ऑडिट होती है, जो कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है उसकी एग्जामिनेशन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो सही तरीके से काम कर रही है या फिर नहीं है, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो अपनी प्रैक्टिसेस को सही तरीके से परफॉर्म कर रही है कि नहीं, जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई हैं वो पॉलिसीज एक्यूरेट है या फिर नहीं है, और जो प्रोसेस यहाँ पर फॉलो किए जा रहे हैं क्या उनसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर हम बेसिकली जो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी है और उनकी जो कैपेबिलिटी है उसका जो है वो पता लगाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है मैनेजमेंट ऑडिट इज अ करेक्ट आंसर। मैनेजमेंट ऑडिट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। उसके बाद देखो फॉरेंसिक ऑडिट इज अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ financial records, transactions and activities. What is the primary objective of forensic audit? तो जो forensic audit होता है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या रहता है, तो इसका जो आंसर है वो है आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल फ्रॉड, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और अदर मिसकंडक्ट। देखो फोरेंसिक ऑडिट के अंदर हम बेसिकली जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शन है उसका एग्जामिनेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ताकि किसी भी तरह का अगर यहाँ पर फ्रॉड हो, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो, मिसकंडक्ट हो, तो उसको हम यहाँ पर आइडेंटिफाई जो है वो कर सके। उसके बाद डैश ऑडिट रेफर्स टू एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस रेवेन्यू रिलेटेड प्रोसेसेस, ट्रांजैक्शंस एंड कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑडिट होता है, कौन सा यहाँ पर ऑडिट होता है जहां पर हम ऑर्गेनाइजेशन के जो रेवेन्यू रिलेटेड प्रोसेसेस होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं, उनकी एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन जो है वो करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो रेवेन्यू ऑडिट जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पर, रेवेन्यू ऑडिट जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है स्टैट्यूटरी ऑडिटर के साथ। ठीक है, सबसे पहले स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं क्या, इनका काम क्या है। तो देखो एक हमारा होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है, ये कंपलसरी ऑडिट होता है, यानी कि हमारे देश के अंदर जो लॉज है वो ऑर्गेनाइजेशन को कंपलसरी कहते हैं कि आपको एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कम से कम एक बार जो है वो ऑडिटिंग करवानी पड़ेगी, यानी कि ये कंपलसरी है, बैंकों को ये करवाना ही पड़ता है। मतलब जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो जितने भी यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनकी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ऑडिटिंग जो है वो करवाई जाएगी कंपलसरी, ताकि जो हमारे जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो यहाँ पर देख पाए कि जो बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट है वो सही तरीके से प्रिपेयर की गई है कि नहीं की गई है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, कोई यहाँ पर फ्रॉड वगैरह तो नहीं है। ठीक है, और ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है इसको कौन परफॉर्म करता है, इसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो परफॉर्म करता है, और ये नॉर्मली एक एक्सटर्नल पार्टी होती है, यानी कि बैंक का कोई भी एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी ऑडिट को परफॉर्म नहीं कर सकता, और इसको नॉर्मली जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं वो यहाँ पर अपॉइंट करती है। जब एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑडिट को परफॉर्म करता है तो उसे बेसिकली 3 तरह के ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बनाने पड़ते हैं। ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऑडिटिंग के दौरान ऑडिटर को जो भी पता लगा है
उसने जो भी इवैल्यूएशन की है, जो भी उसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है, वो इस रिपोर्ट के अंदर उसे जो है वो शो करना जरूरी हो। और स्टैच्यूटरी ऑडिटर को तीन तरह के यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बनाने पड़ते हैं। पहला होता है स्टैच्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, और ये बेसिकली जो आईसीए है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सॉरी, उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उसको फॉलो करके जो आपको बनाना पड़ता है। उसके बाद लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, ये बेसिकली जो आरबीआई है वो यहाँ पर कहता है ऑडिटर को कि आपको एक लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बनानी पड़ेगी, ताकि जो आरबीआई वो जान पाए कि जो बैंक है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही तरीके से बना रहा है या फिर नहीं बना रहा है। उसके बाद एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, ये बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जो प्रोविजंस है उनको फॉलो करके जो है वो बनाया जाता है, ताकि पता लगाया जा सके कि टैक्सेबल इनकम यहाँ पर जो है वो कितनी, यानी कि कितनी इनकम पे कंपनी या फिर फर्म को यहाँ पर टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। तो ये तीन तरह की स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर बनाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि बैंकों के अंदर ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं, इनकी यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो है वो कैसे की जाती है। अगर हम यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स की बात करें, तो जो प्राइवेट बैंक्स हैं इनको बेसिकली जो शेयर होल्डर्स की जो एनुअल जर्नल मीटिंग होती है, वहां पर जो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर को जो है वो अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। और अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के केस में जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स होते हैं, उनको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हमने आज जो है वो कवर किए हैं। हमने सबसे पहले जो है फाइनल अकाउंट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। उसके बाद हमने ऑडिटिंग के बारे में भी यहाँ जो है वो पढ़ा है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है, ठीक है। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। और इन वीडियोस के अंदर सारा का सारा जो सिलेबस है वो आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में मिल जाता है, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है। और इसके अलावा हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर एडिशनली आपको दे देते हैं। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप फटाफट से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। हमारे जो ऐप है वो आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों ही जगहों पे मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करें लर्निंग सेशन आईबीएफ एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा KUNDEN। और ये जो कूपन कोड है वो हमारे कॉम्बो कोर्सेज के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल है। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके आप हमारे कोर्सेज में जो है वो एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, जो हमारे प्रीवियस क्लासेस हैं उनको भी एक बार जाकर यहाँ पर गो थ्रू जो है वो जरूर कर लीजिएगा। तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने जो मॉड्यूल ए के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको जो है वो कवर किया है। तो अभी तक अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो क्लासेस का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उन क्लासेस को एक बार जरूर यहाँ पर जाकर गो थ्रू जो है वो कर लीजिएगा। और ऐसे ही हमारी और क्लासेस जो है वो एएफएम की जो है वो आती रहेंगी रेगुलर बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर हम वन लाइनर पॉइंटर्स के फॉर्म में जो एएफएम के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको कवर करने वाले हैं। तो अगर आप एएफएम सब्जेक्ट के अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे इन क्लासेस को जो है वो फॉलो करना है, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो हम यहीं पे जो है वो एंड करते हैं। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।